इसलिए नाउ सी द नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगला है यू केम हेयर, तुम यहाँ आए। यू वांटेड टू मीट हर, तुम उससे मिलना चाहते थे। जब मैंने कंबाइन किया तो ये बना यू केम हेयर टू मीट हर, तुम यहाँ उससे मिलने के लिए आए। आपने देखा कितनी एकदम क्लैरिटी के साथ दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइन करके जोड़कर एक कर दिया गया और मीनिंग भी नहीं बदला। इसे कहते हैं सिंथेसिस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि रोज़ाना एक हाई स्कूल की और एक इंटर की क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, तो आज आपके लिए लाए हैं हम इंटर की क्लासेस। इंटर के क्लास का, उसके कोर्स का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन एंड ट्राई टू नो। चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिंथेसिस क्या होती है। ये काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है और इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से समझने के लिए ज़रूरत है थोड़ा सिंथेसिस को समझा जाए, उसकी डेफिनेशन में क्या कहता है वो समझा जाए, कुछ एग्जाम्पल्स, और तब हम शुरुआत करेंगे। लेट्स सी सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। व्हाट इज द संश्लेषण? सी टू कंबाइन। कंबाइन मीन्स होता है जोड़ना। द सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों को जोड़ना। विदाउट, बिना, चेंजिंग, बदले, देयर मीनिंग, उनके अर्थ। इट मीन्स कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को हम जोड़ते हैं और जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो ऐसी प्रोसेस को सिंथेसिस कहते हैं। बट याद रहे कि जब आप दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ रहे हों, ऐसी सिचुएशन में उसका जो अर्थ है विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, कि उनका अर्थ ना बदले। सिंपल वर्ड्स में कि जब आप दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन अर्थात जोड़ते हैं, जोड़ने में वो सेंटेंस जुड़ तो जाएं बट जुड़ने के बाद भी उनका अर्थ वही रहना चाहिए जो जुड़ने से पहले अलग अलग में था। यही आगे लिखा है, विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग इज कॉल्ड सिंथेसिस। इसी प्रोसेस को सिंथेसिस कहते हैं, संश्लेषण। देयर आर मैनी रूल्स टू कंबाइन द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को जोड़ने के कई सारे रूल्स हैं। अब जरा उन रूल्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल आप देख लें कि हाँ आखिर कैसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इस बात को आप समझ सकें। तो मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिन्हें जोड़ कर दिखाया है। फिलहाल बिगनिंग है, इस वजह से दो लिखे हैं ताकि आप समझ सकें ईजिली एंड कंफर्टेबली। इट विल बी बेटर फॉर यू इन बिगनिंग। उसके बाद हम हर प्रकार के लेंदी, शॉर्ट, टू, मोर देन टू, हर प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पर करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट। पहला एग्जाम्पल हमने समझने के लिए लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है जिसमें शी सॉ मी, शी बिगेन टू लाफ, उसने मुझे देखा। दूसरा है शी बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगी। जब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके एक बना दिया तो वो देखो ये आया, सीइंग मी, शी बिगेन टू लाफ। इसका हिंदी मीनिंग है मुझे देखकर वह हंसने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का अर्थ एक अकेले में आ चुका है। इट मीन्स सिंथेसिस करेक्ट है। दोबारा देख सकते हैं, उसने मुझे देखा, वह हंसने लगी। जब हमने इसको कंबाइन किया तो कंबाइन करने में इसका अर्थ है वह मुझे देखकर हंसने लगी। इट मीन्स इन दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो इस एक अकेले सेंटेंस में आ चुका है। इट मीन्स सिंथेसिस इज करेक्ट। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। द गर्ल वॉज क्राइंग, वो लड़की रो रही थी। जब मैंने इनको कंबाइन किया तो कंबाइन बनकर आया आई सॉ अ गर्ल क्राइंग, मैंने एक लड़की को रोते हुए देखा।
अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बने कैसे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ मैं आपको ये एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये समझ सकें आखिर सिंथेसिस होती क्या है। मतलब ये हम सिंथेसिस समझ रहे हैं, उसके रूल्स के वन बाय वन करके हमको सारे के सारे जितने भी सिंथेसिस के रूल्स हैं वो सब समझने हैं। इसलिए नाउ सी द नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगला है यू केम हेयर, तुम यहाँ आए। यू वांटेड टू मीट हर, तुम उससे मिलना चाहते थे। जब मैंने कंबाइन किया तो ये बना यू केम हेयर टू मीट हर, तुम यहाँ उससे मिलने के लिए आए। आपने देखा कितनी एकदम क्लैरिटी के साथ दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइन करके जोड़कर एक कर दिया गया और मीनिंग भी नहीं बदला। इसे कहते हैं सिंथेसिस। तो एक बार दोबारा समझ लें कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना होता है, जिसमें वाक्य को जुड़ तो जाए, जुड़ने पर उसका रूप तो बदले बट उसका अर्थ ना बदले। ऐसी प्रोसेस प्रक्रिया को हम इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस को चेंज करने के लिए या कंबाइन करने के लिए कई सारे रूल्स होते हैं, जिसमें आप जरा समझें इधर ग्राफ के माध्यम से। सिंथेसिस को आप दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। सिंथेसिस में आप दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड बनाते हैं। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो इन पर भी अलग अलग तीनों के ऊपर आपको डिटेल के साथ में वीडियो बनाकर दी जाएगी। और साथ ही साथ फिलहाल इस सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिंथेसिस। अभी हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं ये जानने की सिंथेसिस होता क्या है। स्टिल वी आर नॉट ऑन द पॉइंट, हम लोग अभी भी पॉइंट पर नहीं हैं। तो फिलहाल टेम्पररी हमारा काम चल जाए, इसलिए सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिंगल क्लॉज होता है। सिंगल क्लॉज का मतलब सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है, उसमें किसी भी कंजंक्शन का यूज़ करके उस सेंटेंस को नहीं बनाया गया हो। जबकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी कंजंक्शन का यूज़ करके उस सेंटेंस को जोड़कर छोटे से बड़ा बना लिया जाता है। कंपाउंड के रूल्स और कंजंक्शंस अलग होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स के रूल्स और कंजंक्शंस अलग होते हैं। जबकि दोनों में ही कंजंक्शंस का यूज़ करके हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बट सिंपल सेंटेंसेस में कोई कंजंक्शन नहीं होता। तो फिलहाल सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता, बस आपको समझ लेना है। उसके बाद जब कंपाउंड स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल दे दी जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल से कंपाउंड किस प्रकार से डिफरेंट हैं। उसी प्रकार से जब कॉम्प्लेक्स की बारी आएगी तो आपको कॉम्प्लेक्स को विद डिटेल समझा दिया जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स इस कंपाउंड से और सिंपल से अलग हैं। ओके, अब हम हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, इन सिंपल सेंटेंसेस को भी कई सारे रूल्स से कंबाइन किया जाता है। कई सारे रूल्स, जिसमें सबसे पहला हमारा रूल है, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। व्हाट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल? देखते हैं, समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। सिंपली हम आपको बता दें, जो आप देखते हैं वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उस फर्स्ट फॉर्म में अगर आप इंग जोड़ देते हैं तो इंग जोड़ने पर वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कहीं पर कोई वर्ब है जैसे कि ईट,
अगर आप ईट में इंग जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ईटिंग। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आप पहले से जानते हैं और आप समझते हैं आईएनजी फॉर्म। एक्चुअली आईएनजी फॉर्म ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इस आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज अलग अलग पोजीशन में किया जाता है, जिसके कई सारे अर्थ होते हैं। कम नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रहा रही रहे आने पर ही आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ कई सारे रूल्स होते हैं जहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। सी सम मोर एग्जांपल्स। सपोज रीड के साथ में इंग जोड़ने पर रीडिंग, राइट के साथ में आईएनजी जोड़ने पर, इंग जोड़ने पर, एक्चुअली इसे आईएनजी भी कहना पूरी तरीके से उचित नहीं है, इंग, इट इज अ इंग, राइटिंग। इस प्रकार के वर्ड्स जब हमें दिखाई दें तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंथेसिस क्या करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, और साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। आपने ये वाला सेंटेंस देखा जो मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि सिंथेसिस कैसे की जाती है, बट रूल नहीं बताया था। नाउ यू कैन सी द रूल। अगर हम वैसा ही सेंटेंस यहाँ पर लें और हम रखें, सेंटेंस लिखें, राम हेल्प्ड मी, फुल स्टॉप, ही वेंट हिज होम। आपके सामने सेंटेंस है, राम ने मेरी मदद की, ही वेंट टू हिज होम, और वह अपने घर चला गया। ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन करके सिंथेसिस बनाया जाएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि इन दोनों सेंटेंसेस में एक्शन मीन्स वर्ब, जो एक्शन है वो किस में पहले कंप्लीट हुआ। हिंदी में बोलें कि कार्य समाप्त किस में पहले हुआ। इस वाले सेंटेंस में जो कार्य किया गया है वो पहले समाप्त हुआ, या फिर इस वाले सेंटेंस में जो कार्य समाप्त हुआ है वो पहले हुआ। दोनों में से कौन से हुआ? तो आप देखेंगे कि इस वाले में राम हेल्प्ड मी, राम ने मेरी मदद की, मदद पहले की, और करने के बाद ही वेंट टू हिज होम, फिर वो अपने घर गया। तो आपको पता चला इन दोनों ही सेंटेंसेस में कार्य समाप्त हुए हैं, बट ये वाला जो सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस में कार्य पहले समाप्त हुआ। जिस वाक्य में कार्य पहले समाप्त हुआ हो उस वाक्य को आप पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में यानी कि इस रूप में, या यूँ समझो इस रूल के मुताबिक रख लें, और इसका जो सब्जेक्ट है वो उठाकर यहाँ पर ले आएं, और हेल्प को आप सिंपली प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें, लिख दें हेल्पिंग मी, और यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कॉमा। ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। इन पंक्चुएशन मार्क्स के लगने से सेंटेंस किसी और कैटेगरी में नहीं जाता, जैसे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में मार्क्स लगा सकते हैं। ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। राम ये जो नाउन है उठाकर ही जो कि प्रोनाउन है इसकी जगह पे रख लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, बोथ आर द सेम। तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा राम वेंट टू हिज होम। ये बन गया कम्बिनेशन हो गया, इस मीन्स सिंथेसिस हो गई। तो देखेंगे इसका है हेल्पिंग मी, मेरी मदद करके। राम वेंट टू हिज होम, राम अपने घर चला गया। ये था आपका एग्जाम्पल। इसी तरीके से जितने भी आते हैं वो आप सब बना सकते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं।
जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी आपने देखा तो आपको ये लग सकता है कि जो आगे सेंटेंस है वही लाया जाएगा। ऐसा नहीं है, जिसमें कार्य समाप्त हो चुका हो पहले उसको पहले हेल्पिंग वर्ब उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले रखी जाएगी, और सेंटेंस आगे पीछे हो सकते हैं और दूसरी कैटेगरी के भी हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, एन ओल्ड मैन सा अ बॉय, द बॉय वॉज डांसिंग। एक बूढ़े आदमी ने एक लड़के को देखा और वही लड़का नाच रहा था। इट मीन्स जब हम इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सरल आसान, बहुत ही सरल और आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जब दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का हो, जब दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का हो तो इसको जोड़ना इतना आसान है कि उसकी जो वर्ब दिखाई दे, वर्ब या वर्ब से उधर जो भी कुछ हो, उसको लाकर जो पहला या मेन सेंटेंस हो उसमें लाकर रख दें। यानी कि अगर हम सिर्फ डांसिंग को लाकर यहाँ पर रख दें तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और आप यकीन नहीं मानोगे कि एकदम सही। ये ट्रिक के मेथड से बताया है। वैसे हिंदी निकाल के आप देखेंगे तो भी यही समझ में आएगा, लेकिन ये ट्रिक बताई मैंने। तो एक बूढ़े आदमी ने एक लड़के को देखा, लड़का नाच रहा था। जब मैंने इसको जोड़ा तो बना एन ओल्ड मैन सॉ अ बॉय डांसिंग। इसका मीनिंग हुआ कि एक बूढ़े व्यक्ति ने एक लड़के को नाचते हुए देखा। नोट करें कि जब भी नाउन या प्रोनाउन के बाद, इट मीन्स ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हो, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म दी हो, तो आप उसका अर्थ इस तरह से निकालेंगे, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। तो इसका अर्थ है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने एक लड़के को नाचते हुए देखा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, द गर्ल सॉ मी। द गर्ल वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड। आपके सामने सेंटेंस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का तीसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। इसे भी आप देखें, आप देखेंगे कि इसमें भी इससे पहले वाले सेंटेंस की तरह एक पास्ट का है, पास्ट के इंडेफिनिट का, तो एक है कॉन्टिन्यूअस का। ख़ास तौर से आपको फोकस करना है कि जब दोनों वाक्यों में से एक कॉन्टिन्यूअस है तब। अब आप इसमें और इससे पहले वाले में देखेंगे तो एक फ़र्क है, बारीक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो देखें। इसका जो सब्जेक्ट है और इसका जो सब्जेक्ट है, दोनों के सब्जेक्ट सेम है। जब एक सेंटेंस दोनों में से कॉन्टिन्यूअस हो और उनके सब्जेक्ट सेम हो तो उसको बनाने का नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? देखो, पहले तो ये वैसा ही बनाएंगे जैसा कि अभी इससे पहले वाला बनाया था। द गर्ल सॉ मी, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये जो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब के बाद का जितना भी दिखे वो आपको यहाँ पर जोड़ देना है। लेकिन जब दोनों के सब्जेक्ट सेम हों तब ऐसी अवस्था में आप वाइल के साथ में उसको जोड़ें। स्टैंडिंग ऑन द रोड। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप चाहें तो वाइल के बाद का आप आगे भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाइल स्टैंडिंग ऑन द रोड। बट जब आप आगे लाएंगे तो आपको यहाँ पर कॉमे का यूज़ करना पड़ेगा।
और तब ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, द गर्ल सॉ मी। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इससे पहले वाले सेंटेंस को इस सेंटेंस के रूप में मैं दोबारा रखता हूं कि अगर मैं इस सेंटेंस को पहले वाले के जैसा कर दूं तो ये बनेगा, द गर्ल सॉ मी फुल स्टॉप, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ध्यान से देखें, ऊपर वाले सेंटेंस में नीचे वाले सेंटेंस में बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन एक डिफरेंस भी है। और वो डिफरेंस क्या है? इन दोनों के सब्जेक्ट सेम थे, बट इनके सब्जेक्ट सेम नहीं हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट सेम है। इसका ऑब्जेक्ट और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम है। जब इसका ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट सेम हो तब हम इस रूल को यूज़ करते हैं इस वाइल के यूज़ के बिना। इट मीन्स बिल्कुल ऐसे ही हम बना दें और हम कर दें इसको इस तरह से, द गर्ल सॉ मी स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों में अंतर है, दोनों एक जैसे मालूम पड़ते हैं। तो आपको एक बार दोबारा इनको समझाते हुए कि अगर दो सेंटेंसेस दिए गए हों जिसमें से एक कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, मोस्टली यही आते हैं इसलिए यही लिखे हैं। तो एक कॉन्टिन्यूअस हो तो आप उसमें क्या करें कि कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट जो है उसके वर्ब के बाद का हिस्सा आप उस सेंटेंस जो कि मेन सेंटेंस है, जिसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, उसके साथ पीछे लाकर जोड़ दें। लेकिन याद रहे कि अगर उसके सब्जेक्ट दोनों के सेम हैं तो वाइल लगाकर जोड़ें, और वाइल लगाकर जोड़ सकते हैं चाहे पीछे और चाहे उसको यहाँ पर आगे रख सकते हैं कि jैसे मैंने यहाँ पर रखा। जबकि वही सेंटेंस दिया हो लेकिन उनके सब्जेक्ट दोनों के अलग हों और तब इस दूसरे कॉन्टिन्यूअस वाले सब्जेक्ट का संबंध इस ऑब्जेक्ट से हो अर्थात वो सेम हो, तब आप उसको पीछे रखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, बट वहाँ पर वाइल नहीं लगाते। एंड काइंड फॉर इंफॉर्मेशन दैट दिस ये जो पार्ट है इसको इसमें आप आगे नहीं ला सकते। जैसे कि आपके दिमाग में ये आएगा जरूर कि जब इसको हम उठाकर आगे ला सकते हैं, कॉमा लगाकर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके दो कर सकते हैं, तो इसके क्यों नहीं, इसके नहीं। अगर इसके कर देंगे तो वो जो पहले वाला रूल बताया था फर्स्ट में, इस तरह से उसका अर्थ वैसा हो जाएगा और सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये था इसके तीसरा पॉइंट जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल था। अब एक लास्ट पॉइंट और है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही है, उसको समझाते हैं और आपका आज सिंथेसिस से एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट सिंथेसिस से। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव अ डॉल फुल स्टॉप, इट स्पीक्स। दूसरा लिखा, शी हैड a dog, full stop, the dog bites. Next, the clouds roars, they don't rain। तीन एग्जाम्पल हैं, तीनों का नियम सेम है। लेट्स सी, आई हैव अ डॉल, मेरे पास एक गुड़िया है, इट स्पीक, वह बोलती है। इसमें जो वर्ब दी गई है, इस वर्ब को इसके नाउन के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर आप यूज़ कर लें और इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दें, आई हैव अ डॉल
सॉरी, आई हैव अ स्पीकिंग डॉल। तो ये कंबाइन हो गया और इसका अर्थ हुआ मेरे पास एक बोलने वाली गुड़िया है। इट मीन्स जब कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन के आगे आए तो आप उसका अर्थ इस तरह से निकालना, ने बाला, ने बाली, ने बाले, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। आई हैव अ डॉल, मेरे पास एक गुड़िया है। इट स्पीक्स, ये बोलती है। जब जोड़ दिया तो हो गया आई हैव अ डॉल, आई हैव अ स्पीकिंग डॉल, मेरे पास एक बोलने वाली गुड़िया है। सेम प्रोसेस हियर, शी हैड अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता था। द डॉग बाइट्स, वो कुत्ता काट लेता है। तो इस बाइट्स को इस डॉग के साथ में अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में रख दें तो हो जाएगा शी हैड अ बिटिंग डॉग। इट मीन्स उसके पास एक काटने वाला कुत्ता है, यानी कि उसका कुत्ता ऐसा है वो काट लेता है, कटखन्ना जो हम लोग अपने गांव वाली भाषा में कहते हैं वैसा। नाउ सी द नेक्स्ट एंड लास्ट, आज के इस टॉपिक का ये लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है द क्लाउड्स रोर, बादल गरजते हैं। दे डू नॉट रेन, बरसते नहीं है। इट मीन्स जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो इस सेंटेंस को आप क्या करेंगे, ये जो रोर है इसको आप यूज कर लेंगे इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में और हो जाएगा द रोरिंग क्लाउड्स डू नॉट रेन। ये और अच्छे तरीके से फ्रेज में इसको कंबाइन किया जा सकता है और तब ये बनेगा द रोरिंग क्लाउड्स सेल्डम रेन। दिस वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, आज की क्लास ओवर हुई और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो सभी जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं वो अपने जो दूसरे इंटरमीडिएट के छात्र हैं जो इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं वो उनको ये शेयर करें और उनको इस चैनल पर लाएं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमारा हौसला अफजाई होगा और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाएंगे और आपका कोर्स A to Z कंप्लीट करेंगे। गुड बाय।